एक बार थोड़ा नारा लगाइए, भारत माता की। पीछे आवाज नहीं आ रहा है। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला के अध्यक्ष श्री सुनील सरन जी, और आज के इस कार्यक्रम के कहे तो मुख्य अतिथि अपर्णा सिंह गुप्ता जी। मैंने इसलिए कहा कि मुख्य अतिथि, हम तो बीच में जुड़े हैं प्रदेश को, मैंने कहा कि उनका रहने दीजिए, क्योंकि हमें गिरिडीह जाना है तो हम इधर से होकर के जाएंगे। और क्योंकि जामताड़ा से बहुत पुराना रिश्ता नाता रहा है और जामताड़ा की गांवों से मैं परिचित रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कहा था कि उनका कार्यक्रम को कैंसिल मत करना, मुख्य अतिथि वही रहे, लेकिन हम जरूर जाएंगे। जामताड़ा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात होना अच्छा लगता है कि जामताड़ा उन दिनों को मैं याद करता हूँ जिस समय हम पैदल चला करते थे, साइकिल से चला करते थे। आपके हमें कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा कि हम जिस गांव नहीं गए हो या वहाँ मुढ़ी घुघरी नहीं खाए हो। तो ये सब तो इसलिए हमने कहा कि भाई यहाँ के तकलीफ, यहाँ के कष्ट सब कुछ जानते थे, इसलिए मैंने कहा कि मुख्य अतिथि आज के आपके अपर्णा सेन जी ही है और आप सब ने उनकी बातों को सुना है। और फिर आपके क्षेत्र से पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव प्रत्याशी रही श्रीमती सीता सोरेन जी, और मंच पर उपस्थित वीरेंद्र मंडल जी, बाटुल झा जी, सुनील हांसदा जी, माधव चंद महतो जी, सोमनाथ जी, संतानु जी, सुरेश जी, मनीष दुबे जी, निवास मंडल जी, और मंच पर उपस्थित जिला के और पदाधिकारीगण, मंडल के अध्यक्षगण और यहाँ उपस्थित बूथों के कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, प्रेस के साथियों। क्योंकि बातें काफी हो गई है और मैं अपनी बात को कहूं तो उससे पहले एक दो मैं आप सबको सूचनाओं की ओर में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ऐसे आपके मंडल के अध्यक्ष ने कोशिश भी किया होगा, और नहीं तो आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने पोलिंग बूथों पर काम किया है। चुनाव के समय यहां से तो नहीं गया था मेरे पास, लेकिन दुमका लोकसभा के क्षेत्र के अन्य हिस्सों से हमारे पास टेलीफोन गया था कि हम लोगों का नाम कट दिया गया, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, या फिर उसको डिलीट ऐसा मोहर या मार दिया गया कि डिलीट की हम मतदाता सूची से हम हटा दिया गया। तो ये बड़ी संख्या थी। हमें लगता है कि अगर यहाँ भी इस प्रकार की कोई घटना घटी है, कहीं नाम लोगों का छूटा है, या फिर जिस किसी का 18 साल की उम्र हो गया, आप वोट देने लायक बन गए, तो उनका मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इस समय जो अभियान चल रहा है और ये 24 जुलाई तक ये अभियान है। और इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ता बहनों से, भाइयों से मैं यही निवेदन करूंगा, क्योंकि आप को अच्छी तरह से पता है, अभी चुनाव में आप निकले हैं वहां से, तो आपको पता है, आपने ये समस्याओं को वहां झेला है, तो आप थोड़ी सी दिमाग को और लगाइए, याद करिए कहाँ कहाँ इस प्रकार की शिकायतें आई थी, तो आप उसको इस समय सॉल्व कर सकते हो। यानी इस समय उनको मतदाता सूची में उनका नाम को आप जोड़ सकते हो, ताकि विधानसभा का चुनाव में फिर ये शिकायतें नहीं हो। आप जानते हैं वहां BLO 1 कौन है, जो सरकार के कर्मचारी होते हैं, कहीं कहीं सेविका को लगा दिया, कहीं शिक्षक को लगा दिया है। और वो लोग उतना घूमते नहीं है, देखते नहीं है, या वो लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं, या बहुत लोग तो कारीगरी से कुछ वोटों को काटने के भी लोग जुगाड़ लगाते हैं, क्योंकि राज्य में जो सरकार है आपके हित की सरकार नहीं, आपके विरोध की सरकार है, विरोधी सरकार है। तो वो चाहेंगे 5-10 हजार वोटों को हटा दे,
अभी हम पूछ रहे थे कि 366 बूथ है यहाँ बताए। अब सोच लीजिए अगर 20-20 मतदाता कोई हटा दिया तो कितना हो जाएगा? 20-20 मतदाता को आप जोड़ लीजिए तो कितना होता है? यानी एक चुनाव जीतने और हारने के लिए वो पर्याप्त हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आप सब लोगों से कहा कि जो मतदाता किसी कारण से पिछले बार हट गया तो इस बार उसको जोड़ना या जुड़वाना या आप सबका काम है। फॉर्म मिलता है, पता कर लीजिएगा, आपके जो अगल बगल में जो भी BLO 1 होते हैं उनसे। अब सबसे मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि मंडल अध्यक्ष का ही जिम्मेवारी है या बूथ के अध्यक्ष का ही जिम्मेवारी, ऐसा नहीं है। हम सब का लोगों का जिम्मेवारी है, हम सब लोगों का एक दायित्व है कि हमें इस काम को करना चाहिए ताकि कोई भी मतदाता इस बार नहीं छूटे अपना मतदाता। अगर उसको आप जोड़ लेंगे पर्याप्त तो आप समझ जाइए आपके लिए 8, 5, 6, 7 हजार वोट आप सुरक्षित कर लेंगे। तो इसलिए मैंने ये बात आप सब लोगों के समझ कहा कि आप सबको ये काम बिल्कुल कर लेना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद एक बात और कहूंगा, क्योंकि अभी चर्चाएं हो रही थी, आप सबको भी पता है चुनाव होना है, चुनाव अब बहुत समय कम है। चुनाव अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, दिसंबर में हो, यानी उससे आगे तो नहीं बढ़ेगी, चुनाव होना है। अगर हम उस हिसाब से जोड़ करके देखते हैं तो अपने पास समय कितना बचा हुआ है? जुलाई आधा बीत ही गया है, तो ये जुलाई का महीना है, अगस्त है, सितंबर है, अब अक्टूबर नवंबर का तो चुनाव का रेस हो जाएगा। तो अभी से आप सब लोगों को पोलिंग बूथ में अपना एक्टिविटी हमें बढ़ा देना, गतिविधि को हमें बढ़ानी है। हम उस पोलिंग बूथ को नजरअंदाज नहीं करें, क्योंकि चुनाव की जीत और हार रांची में नहीं होता है, दिल्ली में नहीं होता है। चुनाव की जीत और हार तो पोलिंग बूथों पर होता है। अगर हमने कहा कि वे बूथ जीते तो हम चुनाव जीत गए, बूथ जीत गए तो हम विधानसभा भी जीत जाएंगे, लोकसभा भी जीत जाएंगे। लोकसभा तो पार हो गया, लेकिन अब विधानसभा हमें जीतना है। आप सबने बड़ी मशक्कत की है कि मैं देख रहा था कि पिछले जो लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में जो वोट है हमें मिला था 2019 में, उससे आप सब लोगों ने मेहनत करके वोट तो 10-1 हजार करीब आप सबने बढ़ाया, लेकिन उससे अधिक उन लोगों ने भी बढ़ाया। यानी आप समझ सकते हो संघर्ष कितना है, कितना कठिन है। तो हमें उस संघर्ष को और मजबूत करना है, हमें इस बात को ध्यान में रखना। वोट का हम देख रहे थे, चाहे पिछले लोकसभा का हो या पिछले विधानसभा का हो या इस समय लोकसभा का, करीब करीब वोट अपना वोट वहीं पर है, थोड़े बहुत हम बढ़े। तो हमें इस बार ये संकल्प लेकर के ही जाना है कि हमें इस चुनाव में इस जामताड़ा विधानसभा को जीतना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार, यहाँ पहले हम लोग जीते हुए हैं जामताड़ा विधानसभा, तो इस बार भी हम लोग इस क्षेत्र को जीत सकते हैं और जीतेंगे। इस बार सिर्फ आप सब लोगों को ये मेहनत करना, और मेहनत क्या करना, हमने कहा कि आप पोलिंग बूथों पर हमारा कार्यक्रम अब होना चाहिए। अब उसके लिए केंद्र की ओर से पोलिंग बूथों का जो कार्यक्रम पहले से निर्धारित है, जो पार्टी का जो 6 कार्यक्रम होता है पोलिंग बूथ पर, उसमें से एक कार्यक्रम आप सबको पता है कि नहीं, कौन सा कार्यक्रम है? कुछ है किसी को याद? थोड़ा हाथ उठाएंगे तो समझेंगे कि हाँ पता है। हाथ उठाओ। अरे भाई किसी को पता नहीं है, आश्चर्य है। अच्छा एक उठा, चलो भाई तुम्हें बताओ क्या है? कि जमाएं ले रहे थे कि हाथ उठा रहे थे, कि समझे नहीं हमको? जमाएं ले रहे थे, नींद आ रही थी। चलो तो मैं ही बता देता हूं। अच्छा हाँ बताओ। हाँ क्या बोला? क्या? अरे कार्यक्रम में बोल रहा हूं। चलो ठीक है, लेकिन ये आश्चर्य है, हम सबको जानकारी रखना चाहिए। प्रत्येक महीना के अंतिम रविवार को देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, और वो प्रत्येक पोलिंग बूथ में हमें उस बात को सुनना भी और लोगों को सुनाना भी। ये तो पता है ना आप सबको। तो हम चाहते हैं कि अब चुनाव है,
हम चुनावी वर्ष में, हम चुनाव वर्ष में नहीं, अब चुनावी कुछ एक दिन बचा हुआ है, तो कम से कम ये जो 2-3 महीने, अभी चुनाव नहीं है, लेकिन इस बार 28 जुलाई को वो रविवार पड़ रहा है, अंतिम के रविवार को होता है, तो 28 जुलाई को प्रत्येक पोलिंग बूथ पर इस पर प्रधानमंत्री की मन की बात आप सबको सुनना है और लोगों को भी सुनाना। ये काम होगा कि नहीं होगा बताओ? थोड़ा कितने लोग सुनेंगे और सुनाएंगे? वो हाथ उठाएंगे तो चलो, आप तो बहुत लोगों ने उठा लिया है। तो हम कहेंगे कि आपके क्या बोलते हैं निवास मंडल भी, जो जिला के प्रभारी भी हैं और अध्यक्ष, हम कहेंगे मंडल के अध्यक्ष भी सब लोग हैं और जितना प्रमुख कार्यकर्ता है मंच में बैठे हुए, अब मंडल से बैठ करके आपके एक एक मंडल में 50, 60, 70 या बूथ होंगे, 50, 60, 70 लोगों का नाम बनाइए। भाई कौन किस बूथ में जा करके प्रधानमंत्री की मन की बात अपने भी सुनेंगे और उस बूथ के लोगों को सुनवाएंगे। सामान्यतः एक बूथ में 2-3 गांव होता है, तो 2-3 गांव से लोग नहीं भी आते हैं, तो जो गांव है वहां आप सुनाए तो उस गांव के लोग तो इकट्ठे हो। मन की बात आधे घंटे की होती है, आधे घंटे प्रधानमंत्री की मन की बात को हमें सुनाना और आधे घंटे उसके बाद आपको वहां फिर सुनाना कि हम कैसे इस विधानसभा को हम जीतेंगे, तभी तो हम सरकार बना पाएंगे बीजेपी झारखंड में। तो इसीलिए मैंने आप सब कार्यकर्ता बंधुओं से ये कहा कि भाई ये काम आप सबको करना है। अब यहाँ अध्यक्ष जी को और प्रभारी जी को और यहाँ जितना प्रमुख नेता है, मैं सबों से ये कह रहा हूं, इस काम को अब करिए। आप रांची आप जाएंगे 20 तारीख को, जिन लोगों को जाना है उससे पहले आप इसकी रचना कर लीजिए और वहां देख लीजिए जिस वर्ग के जहां लोग रहते हैं वहां उसी वर्ग के अपने जो कार्यकर्ता है उनको भेजना। अगर हम इस काम को कर लेते हैं कि इस बार अगर हम 100% पोलिंग बूथ पर अगर हमने प्रधानमंत्री की मन की बात को सुना और लोगों से को हमने सुनवाया और उसके बाद आधा घंटा की हमने उन लोगों से बातचीत किया, तो जुलाई में एक बैठक करने का अवसर मिलेगा बूथ स्तर पर, अगस्त में एक बैठक करने का अवसर मिलेगा और इसके बाद सितंबर में एक अवसर मिलेगा। बाकी तो अक्टूबर में भी होगी मन की बात, क्योंकि लोकसभा का चुनाव के समय देशव्यापी चुनाव हो रहा था, इसलिए बंद हो गया था। लेकिन हमें लगता है कि चुनाव के पूर्व आपको ये जुलाई और अगस्त और सितंबर ये 3 पोलिंग बूथों पर आप कार्यकर्ताओं के साथ, वहां की जनता के साथ आप बैठ सकते हो। इससे बड़ा और सुनहरा अवसर क्या मिलेगा हम सब लोगों को? तो इसीलिए मैं कार्यकर्ता बंधुओं से, आप सब बूथ के कार्यकर्ताओं से मेरा ये कहना है कि आप सबको इस काम को करना है। आप सबने हाथ उठाया तो अगला यानी एक प्रकार से संकल्प आप ले रहे हो, तो इस काम को हम सबको करना है, इस काम को पूरा करना है। अगर इस काम को आप सब लोगों ने इस बार 28 तारीख को, और वो तो आप डालते हैं सारा लैब में डालते हैं, पूरा देश देखता है और केंद्र ये कहे कि भाई जामताड़ा एक ऐसा विधानसभा था, और नाला के भी यहाँ नेता लोग उपस्थित हैं कि मैंने नाला विधानसभा में भी भाई 100% पोलिंग बूथों पर कार्यकर्ता ने आज कार्यकर्ता और जनता के साथ मिल करके प्रधानमंत्री की मन की बात को लोगों ने सुना। अब उसके लिए आसान तरीका क्या है कि भाई किसी का टेलीविजन है तो आप घर से थोड़ा बाहर निकाल दीजिए 1 घंटा के लिए। टेलीविजन नहीं होगा तो रेडियो का उपयोग कर सकते हो। यानी कहने का अर्थ इतना ही है कि उसमें बहुत अधिक सर पर बोझ नहीं लेना है कि कैसे होगा क्या होगा। यहाँ इतनी सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, जितनी बूथ है इतनी तो यहाँ आपके यहाँ उपस्थित कार्यकर्ता है इस विधानसभा, तो आप सबको ये काम करना है। अगर इतना काम आप सब ने कर लिया तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप जामताड़ा के विधानसभा क्षेत्र को जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। यही मैं आप सब लोगों से अपील करने के लिए, यही कहने के लिए, यही संकल्प के लिए मैं आपसे खड़ा हुआ। तो ये काम आप सब लोग करें। मैंने 2 काम मैंने आप सब लोगों को दिया है।
एक काम तो मैंने ये कहा कि आप सबको मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है, उस काम को करना है। जो वोटर छूट गए हैं उसको जोड़ना है, जिसको किसी कारण से हटा दिया गया उसको जोड़ना, 18 साल हो गया उसको जोड़ना। और दूसरा जो मैंने आपको कहा कि इस बार ही नहीं बल्कि अगला बार से, लेकिन ये काम आप 20 तारीख से मंडल के पदाधिकारी लोग जाएंगे रांची, तो अब कहेंगे उससे पहले आप इस काम को आइए करके और उस समय हमें दिखाइए कि भैया 366 में ये लोग रहने वाले इन बूथों पर। आपको पता है कौन बूथ के लिए कौन उपयोगी हो सकता है व्यक्ति, जो वहां कराए, लोगों को इकट्ठा कर सके। एक नहीं लगता है कि 2 को लगाना तो 2 को लगा दीजिए, 3 को लगाना लोग तो 3 को लगा दीजिए एक बूथ में। यही पता चल जाएगा वो कार्यकर्ता आपके चुनाव के तहत वो काम करने वाले लोगों की एक बड़ी टोली खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने आज सभी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से एक तो आप सब लोगों को ये टास्क मैं दे करके जा रहा हूँ। इस काम को आप सब लोगों ने वचन दिया है कि हम पूरा करेंगे, तो जरूर पूरा करना। लगता बहुत छोटा सा है, लेकिन वो छोटी सी चीज में आपको बहुत बड़ा परिणाम आपको देने वाला है। इसलिए मैं अभी सभी कार्यकर्ता बंधुओं से मैं यही कह रहा था। बाकी विषय तो आ ही गया है कि आज इस प्रदेश में जो सरकार 4.5 वर्ष, आप तो क्या है 5 साल ही पूरा होने को चला है, लेकिन ये 5 वर्षों में क्या हुआ इस प्रदेश के अंदर में किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर हम 5 वर्ष भी कहें तो आज मैं कह सकता हूं कि भाई झारखंड अगर बने हुए 24 साल हो रहा है, 24 वर्षों में इस प्रदेश के अंदर में 13 साल तक बीजेपी के नेतृत्व में सरकार रही है और 10 साल 11 साल करीब अभी तो इंडिया अलायंस बोलते हैं कि उन लोगों की सरकार रही है। राष्ट्रपति शासन रहा, राष्ट्रपति शासन भी उन्हीं लोगों के काल में हुआ। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई कम इस राज्य के अंदर में शासन किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनकी सरकार बनी तो कमाने में वो लग गए, लूटने में लग गए। इसलिए विकास का काम इस 4.5 वर्षों में भी कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ता है। अगर आप पिछले दिनों आप देखेंगे सरकार बनी तो अभी आपको बता रहे थे तो भाई विकास का काम हुआ, गांवों तक सड़कें भी पहुंची, घरों तक बिजली भी पहुंचा, ये सब कुछ हुआ है काम। और केंद्र में सरकार बनते ही केंद्र की सरकार ने पहले अटल जी के नेतृत्व में सरकार थी, अलग झारखंड राज्य भी बनाया, फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम। आपने देखते होंगे ये 2 सड़क, जब तक हम नारायणपुर घूमते थे तो सब लोग कहते थे कि सर करमदान घाट पर पुल बन जाए तो फिर हम लोगों को कोई जरूरत नहीं। बात सही है कि नहीं बताइए? लेकिन सरकार बनते ही बिना विलंब किए नाला वाले कहते थे राणा कुंडा घाट पर पुल बन जाए तो फिर हम लोगों को कुछ कहना नहीं है। ये अलग विषय है कि फिर उस बात को लोग भूल जाते हैं, फिर नई समस्या पैदा हो जाती है क्षेत्र में। उस समय क्या हालत थी गांव घूमने में, हम लोग तो मोटरसाइकिल से, स्कूटर क्या बोलते हैं, गाड़ी से बड़ा मुश्किल से घूमना फिरना होता था। लेकिन आज तो आपको सब जगह सुविधा है। अगर क्यों सुविधा क्रिएट हुआ ये आपको बार बार बताना पड़ेगा लोगों के बीच जाकर के। अगर आप बताएंगे नहीं तो आज नए पीढ़ी को समझ में नहीं आएगा। कि नए पीढ़ी को तो लगेगा कि हम तो लोगों से कहते हैं कि हम गांव के घर अपने जैसे जाते थे, अगर आप पोता को याद नहीं कराएंगे तो कहेगा कि भाई हम तो बड़े अच्छी सड़कों में जाते हैं, लेकिन दादाजी कैसे जाते थे उनको क्या पता है। हम तो 6 किलोमीटर पैदल घर जाते थे, पगडंडी से जाना पड़ता था। यानी हमारी ही नहीं पूरी झारखंड की यही कहानी थी। गांव तक गाड़ियां नहीं पहुंचती थी, गांव में लोगों ने बिजली नहीं देखा था, कि ये हालत था। लेकिन जब बीजेपी की सरकार केंद्र में भी बनी, प्रदेश में भी सरकार बनी, तो ये विकास का काम हुआ, आम लोगों के जीवन में ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। सरकार क्या काम करती है, तो ये सब चीजें आपको ये देखना, आपको ये बताना। अब पिछले बार भी आप देखेंगे इस प्रदेश के अंदर में जब सरकार थी रघुवर दास जी के नेतृत्व में, उस समय आप देख लीजिए 5 साल लगातार सरकार चली तो विकास का काम। इस संथाल परगना की धरती में अब एक नया मेडिकल कॉलेज बन गया दुमका में। पहले कहां था संथाल परगना में? पलामू में मेडिकल कॉलेज बन गया, हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज बन गया।
यानी झारखंड में सरकार रही तो ये मेडिकल कॉलेज बन करके 3 तैयार हो गया। केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार, आपने देखा कि देवघर में एम्स भी बन गया, देवघर में हवाई अड्डा भी बन गया। यानी किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास की बुनियादों से को तैयार किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी 5 वर्षों में कौन सा काम बताएंगे, कौन सा काम दिखाएंगे, उनके पास कुछ है नहीं बताने को। इसलिए मैंने आप सब लोगों से ये कहा, उनके पास क्या, उन्होंने कहा था अभी जिसकी चर्चा हो रही थी कि रोजगार के बारे में, कुछ भी नहीं किया 5-5.5 वर्षों। जेपीएससी हो, जेसीसी हो, जितना भी एग्जाम हुआ सब में पेपर लीक हुआ। अगर हम ये कहें तो नौकरी को भी बेचने की यहाँ तैयारी हुई। अभी भी जिस पीजीटी का उन्होंने जांच की, क्या करते हैं, कुछ पत्र, नियुक्ति पत्र बांटा है। मामला क्या है, इतने लड़के लोग आए थे मिल करके, तो लोग दिखा रहा था सीरियल से 1-2 इंस्टीट्यूट के ही बच्चे अधिकांश पास किए। यानी ऐसा होता नहीं है, सीरियल रोल नंबर भी है। कहने का अर्थ है कि इस राज्य में नौजवानों को भी ये सरकार ने ठगा है, ये सरकार ने लूटा है। तो हम इस बात को भी उनके बीच जाकर के नहीं बताएंगे जनता को तो कैसे समझेगा। नौजवानों का हमें स्वर देना पड़ेगा। ये इस प्रदेश की ये हालत है। इसलिए आप देखते होंगे अभी सरकार कहती है कि वे सर्वजन पेंशन की बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। हम तो जगह जगह घूमते हैं, लोगों से पूछते हैं यहाँ क्या है, पता नहीं कि आप सब लोग जानते होंगे 4-5 महीना से महिलाओं को पेंशन नहीं मिला है। मिला है क्या, पता है क्या मिला है? तो कई एक जगहों पर स्थिति है राज्य में, हमें समझना पड़ेगा किस प्रकार से सरकार ने पहले क्या कहते हैं ग्रीन कार्ड बनाया कि अनाज देंगे, लेकिन उन ग्रीन कार्ड धारियों को कार्ड तो बन गया लेकिन अनाज उन लोगों को आज तक नहीं मिला है। 1-8 महीना शायद दिए होंगे। तो कहने का अर्थ इतना ही था कि ये सरकार क्या करती है, घोषणा करती है, थोड़ा सा बांट देती है और बाद में वो चुप हो जाती है। लेकिन ये भी बात कौन जाकर के बताएगा, हमें गांव में जाकर के बताना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए, गरीबों के लिए योजनाएं जो लागू की कोरोना काल से कि हर गरीबों को प्रत्येक महीना 5 किलो मुफ्त में अनाज मिलेगा, लगातार मिल रहा है, प्रत्येक महीना भेज रहे हैं। उसमें भी कहीं कहीं तो बड़ा घोटाला होता है, समय पर ठीक से नहीं पहुंचता है, कई जिलों में ये शिकायतें आती है। तो कहने का अर्थ मेरा इतना ही था कि आप इस चीजों को उनके बीच जाकर के हमें बताना कि भाई किस प्रकार से इस प्रदेश की सरकार ने जो केंद्र सरकार की योजना है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नल से जल गांव तक, घरों तक पहुंचाने की जो योजना बनाई है, लेकिन आज उसकी क्या हालत है, कहां कर दिया उन्होंने। पर्याप्त जहां बोरिंग होता है वो भी पर्याप्त बोरिंग नहीं होता है, पानी इस गर्मी में बड़ा हाहाकार रहा है। कानून व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है इस प्रदेश में, महिलाओं के उत्पीड़न पूरे राज्य में बढ़ा है। आज कई बार संथाल परगना खास करके, चाहे साहेबगंज हो, दुमका हो, पाकुड़ हो, सब जगह पर जाकर के देखिए, यहाँ भी ऐसी स्थिति है सब जगह पर। यहाँ भी चुनाव के समय कहा एक गांव में हमको लोग ले गया था। यानी किस प्रकार से महिलाओं के साथ उत्पीड़न इस सरकार में, और कार्रवाई नहीं होती अगर कोई आवाज नहीं उठाए। आवाज भी साधारण आवाज पर तो कोई कान में कोई जू तक नहीं रहती है सरकार को, तो आवाज में जोरदार आवाज उठानी पड़ती है। कानून व्यवस्था, चोरी डकैती, हत्या, अपहरण, ये आम घटना है। मानो इस प्रदेश में जो पुलिस का काम था अपराधियों को पकड़ना, जेल में डालना, अब पुलिस को भी इस सरकार ने वसूली में लगा रखी है। यानी आज इस राज्य की यह हालत है। आज आप देख लीजिए बालू नहीं मिलता है, अगर ट्रैक्टर से आप बालू में ले आएंगे तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते। पैसा आपसे वसूल करेंगे, नहीं तो आपके ऊपर केस कर देगा, कोर्ट से जाकर के जमानत लीजिए। तो ये इस राज्य की स्थिति है, और इसलिए हमने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। लूट सब जगह बची हुई, चाहे कोयला की हो, बालू की हो, पत्थर की हो, यानी कोई भी क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं है जहां लूट नहीं हो रहा है।
तो ये कौम जाकर के जनता को बताएगा। ये हम सब लोगों का काम, हम सब लोगों को बता रहे। तो हम सब लोग ये मेहनत करेंगे, जैसे हमने कहा कि हम पोलिंग बूथों पर जब कार्यक्रम हम करेंगे तो आधा घंटा तो प्रधानमंत्री की मन की बात लोग सुनेंगे और आधा घंटा कम से कम अपनी बातों को, इस राज्य की समस्याओं से जनता को हमें परिचित कराना है, रूबरू कराना है, तभी वो समझ पाएंगे। नहीं तो समझेंगे कि कुछ सब चल रहा है, वैसे ही चल रहा है, ऐसे ही उनको समझ में आएगा। तो ये स्थिति है इस प्रदेश की। कार्यकर्ताओं का हमें और आगे के लिए भी संकल्प कराने, जो उन्हीं के बदौलत ही आज पार्टी इतनी बड़ा, विश्व के सबसे बड़ा संगठन बना है। आज भी देश के अंदर में हमने बहुत प्रयास किया, ठीक है, वोटें यहां भी हमने बढ़ाई थोड़ी बहुत, लेकिन उतना से काम नहीं चलेगा। अगली बार हमें उसको पूरी तैयारी से और मेहनत करनी है, क्योंकि आज भी देश के अंदर में एनडीए गठबंधन कोई चुनाव के बाद का कोई गठबंधन नहीं है, चुनाव के पूर्व का गठबंधन है, पहले से गठबंधन है। और आज प्रचंड बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरा बार आज उन लोगों इसलिए परेशान है क्योंकि वो कांग्रेस है, इसको बचा नहीं पा रहे। एक गरीब के बेटा, चाय बनाने वाले, जिसकी माँ कहीं दूसरे जगह थाली मांगते थे, वैसा घर के बेटे देश के प्रधानमंत्री बनेगा, ये कांग्रेस कैसे बचाएंगे? वो जो परिवार है समझ रहे थे कि एक ही परिवार का राज है देश में। नेहरू जी के बाद कोई भी तीसरा बार लगातार प्रधानमंत्री के पद के शपथ नहीं लिए थे 2 कार्यकाल को पूरा करने के बाद, लेकिन उस रिकॉर्ड को भी इस देश की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके इस बार उस रिकॉर्ड को भी तोड़ करके एक नया कि भाई क्या स्थिति है संथाल परगना में। हमें उन आदिवासी भाई बहनों के पास भी जाना है। भाई जो आदिवासी भाई बहने जो हमसे नहीं जुड़े हैं उनको हमें जोड़ना, बताना संथाल परगने की हालत क्या है। आज तो मैं लोगों से कहता हूं कि संथाल परगने में आदिवासियों के अस्तित्व एक खतरे में, अगर हम उस पर बहुत विचार नहीं करेंगे और उन लोगों को हम नहीं समझाएंगे, उन लोग आज भी खड़े होंगे, जब हम समझा देंगे तो खड़े हो जाएंगे। समझाना पड़ेगा स्थिति क्या बनी है। और आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग हमसे पूछा करते हैं पहले आपने क्यों नहीं कहा, हमने करके पहले नहीं था ध्यान में तब आया कि राजमहल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने पहले लीड करते थे, थोड़ा कम हो गया, तो हमने विधायक को कहा कि नहीं थोड़ा सा उसको अध्ययन करो, आखिर ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि सामने विधानसभा के चुनाव। तो एक बात का तो पता चल गया था कि चुनाव के दिन तो 20,000 लोगों की मतदाता सूची से नाम को हटाया गया था, और वो जितना भी हटा नाम था वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले थे। तो एक तो ये ध्यान में आया कि 20,000 मतदाता अपने आप में बहुत बड़ी संख्या होती है। अगर 20,000 मतदाता की संख्या अगर उसमें जुड़ा रहता तो वहां भारतीय जनता पार्टी 20,000 मतों से लीड करती। और दूसरा क्या हुआ, 50,000 मतदाता को नए वहां जोड़ा गया जो बीजेपी के अगेंस्ट के वोटर थे। अब ये बड़ा चिंता का इतना वोट बढ़ गया, तो हमने कहा यार इसको थोड़ा और अध्ययन करो कि कैसे हुआ है, बूथ वाइज देखना है। और आपको आश्चर्य होगा जब पोलिंग बूथ के हिसाब से उसको हिसाब लगाया गया तो एक एक बूथ में 123% मतों की वृद्धि हुई, और वो लगभग 70 ऐसे 55-70 ऐसे बूथ है। इलेक्शन कमीशन को दिया गया लिख करके कि भाई आप जांच कराइए। अब 123%, 19 में जो मतदाता थे और 24 में 5 वर्षों में इतनी बड़ा की बढ़ोतरी नहीं होती है, मुश्किल से 10% बढ़ सकता है। हाँ वहां बढ़ता है जहां कोई नया कल कारखाना लग गया, अचानक से किसी बूथ में बहुत सारे लोग वहां काम करने आ गए तो बढ़ सकता है, लेकिन ऐसे बढ़ा कैसे? तो कहने का अर्थ है कि आज जिस प्रकार से ये षड्यंत्र चल रहा है, अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो धीरे धीरे हमने कहा कि उसके बाद मैंने कहा कि थोड़ा और अध्ययन करो यार संथाल परगने की क्या स्थिति है। और जब मैंने उस पर अध्ययन कराया
तो आपको भी बड़ी चौंक जाओगे। हालत क्या है इस प्रदेश की। उसके बाद हमने थोड़ी सी अध्ययन कराया। हमने कहा कि भाई ये मैं अपने ही नहीं के सरकारी डाटा ही नहीं बता रहा हूं। जो सेंसस हुआ, प्रत्येक 10 साल में सेंसस होता है, तो हमने कहा कि आजादी के पूर्व का छोड़ दीजिए, 1938 से होता है, लेकिन उस समय तो अलग अलग प्रकार के क्षेत्र की रचना थी। हमने कहा कि आजादी के बाद जो पहली दफा सर्वे हुआ, क्या कहते हैं, जनगणना हुआ, 1951 में हुआ था। तो 1951 में यहाँ पर आदिवासियों की संख्या संथाल परगना में, संथाल परगना कह रहे हैं तो जामताड़ा भी है, गोड्डा भी है, देवघर भी है, दुमका भी है, पाकुड़ भी है, साहेबगंज भी है, 44.67%, 44.67% यानी लगभग 45 मान। लेकिन 2011 आते आते 60 वर्षों में आदिवासियों की आबादी में जो गिरावट आई है वो 28.11%। अब जरा सोचो, अब झांकर के उनको बताओ, भाई बेचारा वो सोए हुए हैं, बाल बच्चों में लिपटे रहते हैं, गरीब है, यहाँ वहां खाते हैं, उनको पता नहीं है आने वाला कल क्या होने वाला है उनके साथ। और उसके बाद मुस्लिम आबादी उस समय 9.44%, यानी 9.5%। आज उनकी आबादी 22.73% हो गया है 60 वर्षों में। आप सोच लीजिए कितना, 7.5 गुना की आबादी उनकी बढ़ी है। और अदर जो पॉपुलेशन है उसके बाद जो शेष लोग बचते हैं, उस समय 45.9% थे, करीब करीब 46% आबादी थी। 60 वर्षों में 49.2%, यानी मुश्किल से 60 वर्षों में 3% की वृद्धि हुई है। ये संकट है कि नहीं है, बताइए। और उन आदिवासी भाइयों को बताओ कि भाई आने वाला कल में जो रिजर्वेशन भी जो आपको मिला हुआ है आबादी के प्रपोर्शनेट संविधान में, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे सरकारी सेवा में, और आने वाले कल में विधानसभा भी नहीं जीत सकोगे, लोकसभा भी नहीं जीत सकोगे। अगर इस संकट को आप नहीं जानोगे, नहीं पहचानोगे, तो हम कहेंगे कि आप जब बूथ स्तर पर जाएंगे तो उनको जरूर बताना, ताकि वो जाने। अगर वो नहीं जानेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। और इसलिए मैंने सरकार से कहा है कि भाई एसआईटी सरकार गठित करे। आखिर आदिवासियों की पॉपुलेशन इतना कम कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ? और इसलिए हम लोग कहते हैं कि सामान्य या बाकी कारण तो जब एसआईटी गठित होगी, जांच होगी तो पता चलेगा। लेकिन सामान्य कारण क्या है कि बांग्लादेश और बंगाल का बॉर्डर सटा हुआ है, और उधर से धीरे धीरे माइग्रेट करते हैं, ये आज यहाँ आया कल वहां गया, ऐसा करते करते किसी का राशन कार्ड बन गया, वोटर लिस्ट में नाम आ गया। और फिर डेमोक्रेसी में क्या है, अगर डेमोग्राफी बदल गई तो डेमोक्रेसी वो आपको हाईजैक कर लेगा। लोकतंत्र में तो वोटों की गिनती होती है ना। अगर हम आज संभल नहीं गए, आज हमने सरकार को मजबूर नहीं किया, तब तो फिर हम चुनाव लड़ते रहेंगे, फिर जीते नहीं पाएंगे। जिस ढंग से एक षड्यंत्र करके सोची समझे जो ये डेमोग्राफी बदल रही है। कल हमने देखा कि आपके यहां से विधायक है, मंत्री बन गए, तो कल हमसे नहीं हटे, हमको लोग दिखा रहा था उनका सोशल मीडिया में, क्या कहते हैं इसमें, मोबाइल में। अब वो हम ही से प्रश्न कर रहे हैं, आप बताओ कि इतनी बड़ी आबादी कैसे हुई है? अगर आदिवासियों की आबादी कैसे कम हुई? ये हर आदिवासियों को, हर जनता का ये काम है। हमने कहा कि भाई आज तो देश दुनिया में अगर एक जानवर भी कम हो जाती है, गिद्ध कम हो जाते हैं, कौवे कम हो जाते हैं, शेर कम हो जाते हैं, तो दुनिया भर के साइंटिस्ट चिंतित होते हैं, उस पर रिसर्च होता है। भाई आखिर ये आबादी कैसे घट रही, कारण क्या है? उन कारणों को ढूंढता है और उसको ठीक करने की कोशिश होती है। और यहाँ तो इतने बड़े मानव समुदाय है जिनकी अस्तित्व आज खतरे में, और उसको कोई समझ नहीं रहे। कौन समझाएगा? ये दूसरे लोग नहीं करेंगे, क्योंकि तो वोट की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान के साथ उसको जोड़ते हैं।
हम तो लोगों से कहते हैं आप पाकिस्तान को आप देख लीजिए, अफगानिस्तान से जो शरणार्थी को ला करके बसाए तो उन लोगों को ट्रक में बोझ बोझ करके सीमा पार करवाए। तो भारतवर्ष में इनको क्यों दर्द होता है? इसका मतलब है कि वो लोगों को बनाते हैं वोटर और वोट की वो राजनीति करते हैं। हमें इसको भी ठीक करना चाहिए। दूसरा कौन करेगा? दूसरा कोई नहीं करेगा। आपने देखा हाईकोर्ट ने भी कहा है कि यहाँ के सभी डीसी को कहा है इस पर जांच होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें नहीं होगी, हम लोगों को परिचित नहीं कराएंगे, आने वाले संकट से लोगों को हम अवेयर नहीं करेंगे, उनको जानकारी नहीं देंगे, कैसे जानेंगे? और इसीलिए मैंने आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं से मैं यही कहा कि आज जो ये चुनाव का समय, आने वाला विधानसभा का चुनाव, हम सिर्फ वोट चुनाव और हार जीत तक के लिए ही राजनीति नहीं करते हैं, हम देश के लिए राजनीति करते हैं। देश की संप्रभुता, देश की एकता, अखंडता ये भी बनी रहे, उसकी भी हम इशारा करते हैं। भारत के सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास ये भी होना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कोई भी कोई धर्मशाला की तरह अगर हमारे देश में कोई आते हैं, हमारे क्षेत्र में आते हैं, करते हैं और हमारा ये हक को अगर कोई लूट रहा है, मार रहा है, तो उसके लिए तो हमें खड़ा होना होगा, सजग होना। और इसीलिए मैंने आप सभी कार्यकर्ता बंधु और बहनों से मैं यही निवेदन करूंगा कि आपने लोकसभा चुनाव में बड़ी वीरता के साथ लड़ाई लड़ा है, लेकिन उतना से काम नहीं चलेगा। इस बार आपको टारगेट वो देखना पड़ेगा कि उन्होंने जितना इस बार विधानसभा में लाया है उससे हमें अधिक वोट लाना है, उसकी हमें तैयारी करनी है। क्योंकि आप ये मत सोचिए कि इधर से उधर कोई बांटने वाला है, आप लड़ाई सीधा होने वाली है। और सीधे जब लड़ाई होती है जैसे लोकसभा में हुआ है वैसे ही विधानसभा में भी होने वाला है। तो आपको ये टारगेट पॉइंट वही तय करना है, तो उससे हमें अधिक ले आना है वोटों को। और ये संभव है, नहीं होगा ऐसा नहीं है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। इसको संभव करना तो आप सब लोगों से मैं यही कहूंगा कि अभी खेती बाड़ी भी करते हुए जितना भी समय मिले कार्यकर्ता बंधुओं का, तो आप सब लोग दिन भर खेती बाड़ी करते हैं, शाम के समय 2 घंटा 4 घंटा समय आराम से दे सकते हो, लेकिन हमें करना है और इस क्षेत्र को हमें जीतना है। और मैं कहूंगा कि जामताड़ा विधानसभा आप जीतेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि झारखंड में भी मजबूती के साथ सरकार करेगी। यहां भी इस राज्य में भी भाई हम 9 लोकसभा सीट जीते हैं, सबसे अधिक जीते हैं, विधानसभा में भी हम जीते हैं। अब उस वोटों को भी मजबूत इंटैक्ट रखते हुए और हमने जो कहा कि आपको टारगेट पॉइंट वहां ले जाना है जहां आज वो दिख रहा है, उससे आगे आपको टारगेट तय करके आपको आगे बढ़ना है, तो निश्चित रूप से आप चुनाव जीतोगे। यही निवेदन, यही अपील के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय।